नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने एंशिएंट इंडिया की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू शुरू कर रखी है। और इस सीरीज़ की कम से कम हम आपको 9 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। और आज की वीडियो में हमारी क्लास 10th रहेगी। और इस 10वीं क्लास में हम मगध साम्राज्य का अंतिम वंश जो कि मौर्य वंश है वो पढ़ने वाले हैं। मौर्य वंश का जो पार्ट 1 है वो इस वीडियो में रहेगा। पार्ट 2 आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। आज की वीडियो में हम मौर्य वंश का जो पहला शासक हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में जिक्र करेंगे। जो इसका अगला पार्ट रहेगा उसमें हम सम्राट अशोक के बारे में जिक्र करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पहले जो वीडियो बना चुके हैं उन वीडियो के अंदर हमने हर एक वंश कंप्लीट पढ़ा है। उसके बाद हमने शिशुनाग वंश कंप्लीट पढ़ा है और उसके बाद हमने नंद वंश को भी कंप्लीट पढ़ा है। हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें माइंड में रिकॉल हो जाए हल्का सा कि हर एक जो वंश है, हर एक वंश का जो समय काल है वो 544 से 413 ईसा पूर्व तक रहा था, जिसके संस्थापक बिंबिसार कहलाए थे। और जो शिशुनाग वंश है उसका जो टाइम पीरियड था वो 413 से लेकर 345 ईसा पूर्व तक रहा था, जिसके संस्थापक शिशुनाग कहलाए थे। नंद वंश का जो समय काल था वो 345 से 322 ईसा पूर्व तक रहा, जिसके संस्थापक महापद्मनंद कहलाए। और मौर्य वंश का जो अब समय काल रहेगा वो 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहेगा, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहलाएंगे। मौर्य वंश के अंदर सिर्फ 2 ही महान शासक हुआ करते थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता होता था सम्राट अशोक। ये दोनों ही महान राजा हुआ करते थे और दोनों ही बहुत शक्तिशाली राजा माने गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो मौर्य साम्राज्य है, जो मौर्य वंश है, उसकी जो शुरुआत है वो 322 ईसा पूर्व हुई और 184 ईसा पूर्व तक वो चला, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी कहलाए। और आज की वीडियो में हमारा पार्ट 1 है। दोस्तों, मौर्य जो साम्राज्य है उसका वर्णन हमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों साक्ष्यों में मिलता है। इन दोनों के ही हमें प्रमाण मिलते हैं। अगर हम बात करें पुरातात्विक प्रमाण की, तो पुरातात्विक प्रमाण आपके होंगे सम्राट अशोक के अभिलेख होंगे, मृदबांड मिले हैं और जूनागढ़ अभिलेख मिले हैं। ये तीनों के तीनों पुरातात्विक प्रमाण हमें मिले हैं। लिखित साक्ष्यों की अगर बात करें तो हमें चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक होती थी एक अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र दोस्तों वो इकोनॉमिक्स नहीं है जो इकोनॉमिक्स हम वर्तमान में पढ़ते हैं। इस अर्थशास्त्र में हमें राजनीतिक के बारे में पता लगता है और ये राजनीतिक से रिलेटेड है, क्योंकि जो चाणक्य है वो ऐसे राजनीतिज्ञ कहलाए गए थे जिन्हें हर षड्यंत्र का पितामह कहा जाता था। और इनका जो दिमाग है वो राजनीति में ज़्यादा चला किया करता था। इसलिए जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से रिलेटेड पुस्तक रहेगी इनकी। और उनकी इस पुस्तक में हमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। एक अन्य किताब हुआ करती थी जिस पुस्तक का नाम होता था मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के जो लेखक कहलाए हैं वो विशाखा दत्त कहलाए हैं। उनकी इस पुस्तक में भी हमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। मैग्स्थनीज की एक पुस्तक हुआ करती थी इंडिका, और इस इंडिका पुस्तक में भी हमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। अगर बात करें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों के ग्रंथ हुआ करते थे जिन्हें हम जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ कह सकते हैं। उन ग्रंथों में भी हमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। दीपवंश और महावंश 2 पुराण हुआ करते थे। इन पुराणों में भी हमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों, अगर इसकी मैं थोड़ी सी अगर आपको स्टोरी बता दूं जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, तो इसकी स्टोरी दोस्तों ये रहेगी कि एक मोरा नामक महिला हुआ करती थी जो दासी बन के रहा करती थी घनानंद के दरबार में। और घनानंद जो है वो राजा हुआ करते थे नंद वंश के, जो कि मौर्य साम्राज्य से पहले वाला वंश पड़ता है। घनानंद के दरबार में फेमस चाणक्य रहा करते थे। और जब घनानंद जी ने मोरा को धक्के मारकर निकाला अपने दरबार से, तब चाणक्य जी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने घनानंद से उनको ये बोला कि आप एक प्रेग्नेंट महिला को दरबार से मत निकालो,
ये गलत है। लेकिन गणानंद ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने मोरा को धक्के मार के निकाल दिया, जबकि मोरा जो है वो प्रेग्नेंट हुआ करती थी। आगे चलकर जो मोरा है उसको पुत्र हुआ जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य रखा गया। दोस्तों ये स्टोरी एक कही हुई स्टोरी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे ही मैंने सुनी वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्टोरी से आपकी जो स्टोरी आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से हल हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, स्टोरी चाहे कैसी भी हो। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य गणानंद के दरबार में ये बोल के निकला था कि आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा और मैं आपका अब किसी भी चीज़ में साथ नहीं दूंगा। तो उसने जैसे ही उसका दरबार छोड़ा तो उसने क्या देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसने उसकी पता नहीं किस चीज़ को देखा जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य की उस चीज़ ने चाणक्य जी को अट्रैक्ट कर लिया। और चाणक्य जी ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पास रख लिया और अपने स्कूल तक्षशिला स्कूल में पढ़ाया। कहा जाता है चाणक्य जी का जो स्कूल हुआ करता था, तक्षशिला एक स्कूल हुआ करता था, जिसके अंदर वो सभी महान व्यक्ति रहा करते थे जिनसे अट्रैक्ट हुए थे चाणक्य जी। तो ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य जी को भी चाणक्य जी ने तक्षशिला स्कूल में रख लिया था और उनको वो सभी कलाएँ सिखाई थी जो उनसी कलाएँ वो खुद जानते थे। उन्होंने उनको सब कुछ सिखाया, सारी रणनीति सिखाई, कैसे अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को बना के रखना चाहिए और कैसे कैसे आपको कोई चाल खेलनी चाहिए अगर आपके सामने दुश्मन कैसा है। ये सब चीज़ें सिखाई चंद्रगुप्त मौर्य को। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत शक्तिशाली और बहुत महान राजा माने जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि पहले के समय में जो रानियां हुआ करती थी, राजाओं के दूध में जहर डाल के राजाओं को धोखे से मार दिया करती थी और उनका राज्य हड़प लिया करती थी। तो चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को उस चीज़ से भी ट्रेन कर रखा था। उन्होंने उसको ट्रेंड कैसे किया था, मैं हल्का सा आपको इसको भी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य के दूध में पहले थोड़ा सा जहर डालना शुरू करते हैं, तब चंद्रगुप्त मौर्य उसको पीना शुरू करता है। उसकी तबीयत ज़्यादा नहीं, थोड़ी डाउन होती है लेकिन संभल जाती है। अगर ज़्यादा जहर डाल दिया जाए एकदम तो वो मर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने थोड़ा सा जहर डाला जिससे कि तबीयत संभल जाए। उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन वो थोड़ी लिमिट का ही जहर देना जारी रखा। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़े से जहर की आदत हो गई तो उसने अपनी लिमिट बढ़ा दी, थोड़ी सी, थोड़ा और जहर बढ़ा दिया, फिर मात्रा बढ़ा दी। तो ऐसे कर करके उसने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड कर दिया था कि अगर कोई रानी उनको दूध में जहर डाल के उनको मारने की कोशिश करे तो भी वो विफल रहे। तो ये थी स्टोरी दोस्तों। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई और उनकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होने वाली थी तो उन्होंने क्या किया, चाणक्य जी अपनी वही पुरानी नीति अपनाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जी को दूध में जहर डाल के दिया करते थे रात को सोते वक्त। तो एक दिन क्या होता है, वो दूध चंद्रगुप्त मौर्य ना उठाकर उनकी पत्नी उठा लेती है और जैसे वो पीना शुरू करती है और ये सब चाणक्य जी देख लेते हैं। चाणक्य जी को तो पता था कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को जहर पीने की आदत है, उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये दूध इसकी वाइफ ने पी लिया तो वो मर भी सकती है और ये प्रेग्नेंट है, इसके बच्चे को भी खतरा होगा। तो वो एकदम से जाके उनका जो गिलास है वो ज़मीन पर फेंक देता है और लेकिन उससे पहले वो दूध पी चुकी होती है, जिसकी वजह से उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो जाती है। धर्मपत्नी कौन थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य की। उसकी मृत्यु हो जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उनका बच्चा बच जाता है, जिस बच्चे का नाम आगे चलकर बिंदुसार पड़ा। कहा जाता है दोस्तों उसके माथे पे उस जहर की वजह से एक बिंदु का निशान आ गया था, जिसकी वजह से उस राजा का नाम बिंदुसार पड़ा था। तो ये थी स्टोरी दोस्तों। जानता हूँ स्टोरी अगर आपकी ये सच्ची नहीं है तो, लेकिन हमें आपको, हमारा जो मकसद है आपको टॉपिक याद करवाना है। स्टोरी चाहे कैसी भी हो लेकिन आपको टॉपिक याद होना चाहिए। हमें अपने टॉपिक पे फोकस करना है, स्टोरी चाहे कोई भी हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी इस स्टोरी से, चाहे ये स्टोरी झूठी हो चाहे ये स्टोरी सच्ची हो, लेकिन मेरी स्टोरी से आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए।
हमें बस यही आशा है, हमें ये उम्मीद है बस हमारा टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए ताकि आप आगे चलकर भूलो ना। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा है ना इस स्टोरी से मैच करते करते अपने टॉपिक को रीड कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है हल्का हल्का इस स्टोरी से मैच खाएगा और आपको रिकॉल होता चलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ का नाम है दोस्तों वो मोरा हुआ करता था, और मोरा जो है वो गणानंद की दासी हुआ करती थी जो उसके दरबार में रहा करती थी। दोस्तों वैसे तो बुक्स में मोरा के मतलब पति या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का कोई जिक्र नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता है वो घनानंदी कहीं ना कहीं रहे होंगे। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है और उसकी स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में हुई थी, इसलिए मौर्य वंश जो है 322 ईसा पूर्व में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, ये तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य शासक हुआ करते थे, मतलब राजा हुआ करते थे जिनका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व रहा। लेकिन अगर इस वंश की बात करें तो वो 322 से लेके 184 ईसा पूर्व तक रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही पहली बौद्ध संधि हुई थी और इसको हमने बौद्ध धर्म में भी जिक्र कर लिया था। और इस संधि का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये वही पाटलिपुत्र है दोस्तों जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है। और पाटलिपुत्र को पटना का नाम शेरशाह सूरी ने दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। दोस्तों इससे पहले हमने एक वंश पढ़ा था हर्यक वंश, जो कि सबसे पहला वंश था। उस हर्यक वंश के अंदर राजा बिंबिसार और राजा अजातशत्रु होते थे। ये दोनों के दोनों राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। और फिर हर्यक वंश के अंदर ही जो अंतिम राजा हुआ करता था जिसे उदयन बोला गया, उस उदयन राजा को कहा जाता था वो जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जी जो हैं वो जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। 322 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच युद्ध होता है। दोस्तों ये उसी स्टोरी का एक हिस्सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की माँ मोरा को घनानंद ने दरबार से बाहर निकाल दिया था, जिसका बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के साथ युद्ध करता है 322 ईसा पूर्व, और इस युद्ध में साथ चाणक्य जी ने दिया। चाणक्य जी जानते हैं कि घनानंद कितने शक्तिशाली राजा है और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए चाणक्य जी ने उन्हें हर एक नीति से भरपूर किया और उन्हें हर एक ट्रेनिंग दी कि वो घनानंद का सामना कर सके, और उनकी इस कोशिश से वो सफल रहे और सम्राट जो हमारे शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये जीत जाते हैं इस युद्ध को और घनानंद इस युद्ध को हार जाते हैं। तो चाणक्य की कूटनीति से चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस युद्ध को जीत लेते हैं और नंद वंश जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि घनानंद मारे जाते हैं इस युद्ध में और घनानंद नंद वंश के ही शासक होते थे, अंतिम शासक, इसलिए नंद वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। विशाखा दत्त की लिखित पुस्तक हुआ करती थी एक मुद्रा राक्षस, और इस मुद्रा राक्षस पुस्तक के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बौद्ध धर्म और जैन धर्म आदि धर्मों का यह भी कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े थे और बहुत महान राजा हुआ करते थे और बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, इसलिए उनका कहना था कि वो एक क्षत्रिय होते थे। दो विदेशी इतिहासकार होते थे जिनका नाम होता था जस्टिन और स्ट्रेब्रो। इन दोनों इतिहासकारों को कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेंड्रोकस होता है, और सेंड्रोकस का जो मतलब होता है 6 लाख सेनाओं का मालिक होना सेंड्रोकस कहलाता है। लेकिन एपियन और प्लूटोर्क ये दो इतिहासकार होते थे, इनका कहना ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एंड्रोकस है, ना कि सेंड्रोकस। और एंड्रोकस का मतलब है दोस्तों 1 लाख सेनाओं का मालिक होना। इन दोनों से साबित कुछ नहीं हुआ, कन्फ्यूज़न बढ़ गई कि चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकस है या एंड्रोकस है। लेकिन अंतिम में एक भारतीय इतिहासकार हुआ जिसका नाम था विलियम जोन्स। उस विलियम जोन्स ने ये सिद्ध किया कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड्रोकस नहीं सेंड्रोकस है। और ये किस बात से पता लगा? क्योंकि प्लूटोर्क ने एक बात कही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों से उत्तर भारत को रौंद डाला था। मतलब उनकी इस बात से ये पता लगा, ये साबित हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेंड्रोकस है, ना कि एंड्रोकस। दोस्तों ये जो आपके विलियम जोन्स है ये वही है जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत की थी।
आगे बढ़ते हैं। भारत का एकीकरण, सबसे पहले भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले भारत का एकीकरण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 जनपदों को या 8 महाजनपदों को बोल सकते हैं आप, उनको जीता था। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे महान राजा हुआ करते थे सम्राट अशोक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते कहलाएंगे। आगे चलकर जो सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके अंदर सम्राट अशोक की फुल डिटेल मिलेगी, उसमें हम ये इसका जिक्र करेंगे। मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों को जीत लिया था, क्योंकि आपके कुल महाजनपद 16 हुआ करते थे, और सम्राट अशोक इतने महान शासक होते थे कि उन्होंने 16 के 16 महाजनपदों को जीत लिया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ 8 महाजनपदों को ही जीता था। सम्राट अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता होता था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा होगा वो बिंदुसार होगा। जैसे कि हमने स्टोरी में बताया, उसके माथे पे एक बिंदी होगी जिसकी वजह से उसका नाम बिंदुसार पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की एक स्टोरी हुआ करती थी, उसकी हम जो वीडियो है आपको पार्ट 2 के बाद प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें आपको सेल्यूकस निकेटर का खुलासा मिलेगा, इसको अभी सस्पेंस में रखो। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमें पहले सेल्यूकस निकेटर के बारे में बताना चाहिए था, इससे पहले उसकी वीडियो एक प्रोवाइड करवा देनी चाहिए थी, लेकिन मैं एक सीरीज़ को बीच में तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सेल्यूकस निकेटर की जो वीडियो है वो डालना सही नहीं समझा। इसलिए अभी आप फिलहाल याद रखो, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि होती है, जिस संधि के तहत इन दोनों का आपस में सामान का आदान प्रदान हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दे दिए थे, और सेल्यूकस निकेटर ने बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को अपने जीते हुए 3 प्रांत दिए, जिनका नाम था काबुल, कंधार और हेरात होता था। इन तीनों प्रांतों को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। और सेल्यूकस निकेटर ने एक अन्य चीज़ क्या दी थी, अपने दरबारी कवि मैक्सथनीज को दे दिया था। दोस्तों, ये वही मैक्सथनीज है जो इंडिका नामक पुस्तक आगे चलकर लिखेगा। तो दोस्तों, नोट हमने यही डाला है कि आगे चलकर ये वही मैक्सथनीज होगा जो इंडिका नामक पुस्तक लिखेगा, और इस इंडिका नामक पुस्तक में भी हमें मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम हेलेना, या आप कर्नेलिया भी बोल सकते हैं। उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों, प्रश्न ये आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील का निर्माण करवाया था, या फिर ऐसे आ सकता है कि जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले एक रोड का निर्माण करवाया था, जिसे जीटी रोड कहा गया। दोस्तों, आज तक आप सिर्फ यही जानते हैं कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है, लेकिन इससे पहले एक और जीटी रोड का निर्माण हुआ था, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और ये याद रखना दोस्तों कि एक ऐसा जीटी रोड भी हुआ करता था जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंतिम जो समय है वो चंद्रगिरी पर्वत पर बीता था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अकाल पड़ गया था। उस वक्त इनके जो जैन गुरु हुआ करते थे भद्रबाहु होते थे, और दोस्तों ये भद्रबाहु वही होते थे जिन्होंने दिगंबर की स्थापना की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जैन धर्म में पढ़ा था, जो जैन धर्म की पहली संगति हुई थी उसके अंदर जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। और जो दिगंबर के संस्थापक हुआ करते थे वो भद्रबाहु होते थे। उस समय जैन गुरु जो है भद्रबाहु ही हुआ करते थे। 298 ईसा पूर्व कर्नाटक में एक स्वर्ण बेलगोला नामक जगह हुआ करती थी, स्थान हुआ करता था, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जो इनका बेटा होता है बिंदुसार, वो गद्दी पर बैठता है। और बिंदुसार को आप अमित्रघात और सिंह के नाम से भी जान सकते हो, इस नाम से भी उनको बोल सकते हो, या कह सकते हैं कि बिंदुसार राजा को अमित्रघात और सिंह के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार के जो संबंध है वो सीरिया और मिस्र देश के साथ अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि उनके साथ व्यापार किया करते थे। इसलिए जो सीरिया से तो
डायनेमिक्स नामक व्यक्ति आया था और मिस्र से डायनिसिस नामक व्यक्ति आया था। लेकिन जो सीरिया से जो व्यक्ति डायनेमिक्स आया था वो अपने साथ सूखे मेवे, अंगूर की शराब और अंजीर लेकर आया था। दोस्तों बिंदुसार के आगे चलकर 2 बेटे होते हैं और इन दोनों बेटों का नाम होता है अशोक, जिसको आप सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, और दूसरा बेटा होता है सुशीम। सुशीम जो है वो बड़ा बेटा होता है, सम्राट अशोक छोटा बेटा होता है। और बिंदुसार जो है वो घोषणा करते हैं अपने दरबार में कि मेरे मरने के बाद जो है अगला राजा मेरा छोटा बेटा सम्राट अशोक रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने देता कौन, जो इसका बड़ा बेटा होता है सुशीम। इसलिए 272 ईसा पूर्व जो बिंदुसार की मृत्यु तो हो जाती है, और इसकी मृत्यु होने के बाद सुशीम जो है वो बीच में कह सकते हो आपकी टांग अड़ाता है सम्राट अशोक के राजा बनने पर। इसलिए राजा गुप्त जो है वो जो इसके दरबार में कोई सेनापति हुआ करता था बिंदुसार के दरबार में, उसने सुशीम को मार दिया था। और सुशीम के मारने के बाद जो राजा बनता है वो सम्राट अशोक ही बनता है। इसलिए 272 ईसा पूर्व को सम्राट अशोक राजा बना, और सम्राट अशोक का जो शासनकाल है वो 272 से लेके 232 ईसा पूर्व तक रहा। और सम्राट अशोक का जो भी हम टॉपिक होगा वो कल की वीडियो पार्ट 2 में कंप्लीट पढ़ेंगे डिटेल से, जिसके अंदर हम सम्राट अशोक से रिलेटेड लो से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था। बिंदुसार की पत्नी का नाम शुभद्रागी होता था, और ये शुभद्रागी दोस्तों वही है जो चंपा की राजकुमारी हुआ करती थी। भारत का एकीकरण करने का जो काम किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का एकीकरण सबसे पहले किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों को जीता था। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो हमारी, और आज की वीडियो में कंप्लीट टॉपिक रहा हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का। और हम कल अपनी नई वीडियो के साथ मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमारा इसी वंश का पार्ट 2 रहेगा, जिसके अंदर सम्राट अशोक के बारे में हम फुल डिटेल का जिक्र करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे सभी की सभी PDF फाइल मिलेगी जितनी भी हमने वीडियो अपने चैनल पे डाली है। चलिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।